मैंने वैसे ग्रुप के अंदर आ जाएगा यार, प्रिंट होके सब नहीं ना printer है, वो मैं ले आओ जाके। अच्छा, ग्रुप में मैंने बाय द वे पेपर जो है ना वो भेजा हुआ है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग वाले अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो देखिएगा जरूर। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक वाली से, ठीक है। क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, ये मैं स्किप करवा के करूंगा पूरा पेपर, एक हो सकता है एक दिन में। इस तरह 2 दिन में एक ही पेपर करते रहेंगे बैठ के। तुमने मेरे 5 मिनट जाया करवा दिए, चुप कर जाओ। अच्छा, वो कह रहे कि टेबल आपके सामने है, उसने शॉप आपको बताया हुआ है कि प्राइसेस ब्ला 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 उसकी हैं, ठीक है। आ, उसने कहा ऑरेंजेस जो है उसने 72 केजीज परचेज किए हैं, एक पेपर 2 है तो कैलकुलेटर अलाउड है। और उसने कहा कि 1 केजी की प्राइस 1.35 है, कैलकुलेटर निकाल लें ताकि मुझे जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं। तो वो कह रहे हैं पी की वैल्यू बता दे क्या होगी। पी आपकी टोटल प्राइस है, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1.35 क्या बनता है, जल्दी से बताएं। पेपर मैंने ग्रुप के अंदर भेजा है, वैसे पेपर है 2023 में जो 90 97.2। अच्छा, उसके बाद अगला देखें, वो कह रहा है कि एवोकाडोज जो हैं कितने केजी खरीदे हैं वो नहीं पता, उनकी प्राइस पर केजी पता है और टोटल प्राइस उसने आपको बता दी है। और टोटल प्राइस का आप क्या करोगे, जब तक आपको कोई एक वैल्यू नहीं पता तो आप दूसरी वैल्यू निकाल नहीं सकते। बट उसने क्वेश्चन में आपको ये बताया हुआ है कि टोटल अमाउंट उसने कितनी पे की है। सिंस आपको बाकी सारी क्वांटिटीज की अमाउंट पता है, आप सब ट्रैक करेंगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 240.3, subtract 51.3, subtract 97.2, subtract 25.5। तो Q की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से, 66.3। तो बेसिकली उसने एवाकाडोस के लिए $66.3 पे किए हैं इन टोटल। अब उसने टोटल अमाउंट 66.3 पे की है, 1.95 एक केजी की प्राइस थी, तो कितने अमाउंट ऑफ केजीज उसने परचेज किए हैं, डिवाइड कर दे 1.95 से तो क्या बनता है, 34, विच इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर आर, ठीक है। उसके बाद एस की वैल्यू के लिए दोबारा देखें, वो कह रहे हैं कि उसने 45 केजी परचेस किया है, 51.3 उसने पे की है। आप पर केजी की प्राइस बता दें, तो 51.3 को डिवाइड कर दें 45 से, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 1.14। तो आपके जो प्राइस थी पर केजी, दैट इज गोइंग टू बी 1.14। बासिम आज क्लास में क्यों नहीं है बेटा? फिर वो आज लेट हो गया था मैं। ओके ओके ओके। क्या चीज, कहाँ से लेके आए हो भाई, पेपर कहाँ से लेके आए हो? ये लो पेपर, माशाल्लाह प्रिंट देख लो। अच्छा, सेकंड कह रहे हैं द शॉप सेल्स ऑल दिस फ्रूट फॉर अ टोटल ऑफ $325। आपने परसेंटेज प्रॉफिट फिगर आउट करना है, तो पहले आप प्रॉफिट निकालने के आपको कितना हुआ है। तो 325 जो है उसकी सेलिंग प्राइस है, 240.3 उसकी परचेजिंग प्राइस थी। यहां से आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो मुझे बता दे कितना है। 84.7 उसका प्रॉफिट है। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना प्रॉफिट बनता है, कितना, अच्छा मुझे लगा 75.2, 35.2। एक और परसेंटेज का साइन मत डालिएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर देन एनफ। दीपक देखिए वो कह रहे हैं in 2022 the shop's total sales were 34,974। A pie chart is drawn to show the item types that make up these total sales। उसके अंदर जो फ्रूट्स थे उनकी वैल्यू थी $9,520.7। कैलकुलेट द एंगल रिप्रेजेंटिंग बाय दिस। टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो आप रेशियो मेथड यूज कर ले टेबल वाला, 34,974 टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट रिप्रेजेंट होगी 360 डिग्री से। आपके फ्रूट्स की जो सेल है उसकी अमाउंट है 9520.7, वो रिप्रेजेंट होगी एक्स अमाउंट ऑफ डिग्री से। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9520.7 टाइम्स 360 डिवाइडेड बाय 34974। डिग्रीज बता दें क्या आते हैं? 97 पॉइंट, तो 98 ही होगा। क्यों? पेपर 2 है, तुम लोग का पेपर 4। अच्छा, बी बात कह रहा है कि एंगल रिप्रेजेंटिंग फ्रोजन फूड इज 46 डिग्रीज। कैलकुलेट द सेल्स फॉर द फ्रोजन फूड। आपने दोबारा सेम काम करना है। आपकी टोटल सेल कितनी थी? 34,974। उनका एंगल कितना था? 360 डिग्रीज। जो आपने फाइंड करना है उसका एंगल कितना है? 46 डिग्रीज। उसकी सेल कितनी है? एक्स अमाउंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या निकलेगा? 34974 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू बता दे क्या आती है? 4468.9। 4000 4468.9 एग्जैक्ट अमाउंट है। फिर ठीक है, अगर एग्जैक्ट ना होती तो आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर देते। सेकंड कह रहा है कि आपके शॉप की टोटल सेल जो है 34,974 जो 2022 में थी, वो 4.4% इंक्रीज थी 2021 की सेल का। ठीक है, तो आपने 21 की सेल निकालनी है। तो ये आपके पास परसेंटेजेस आ गई। अगर आपको परसेंटेजेस का याद हो तो उसमें आप टेबल मेथड फॉलो करते हो। ओरिजिनल अमाउंट के सामने आप 100 लिखते हैं। इस केस में आपकी ओरिजिनल अमाउंट 2021 की अमाउंट है विच इज नॉट गिवन टू यू, तो आप एक्स के सामने 100 लिख दें। नीचे वाली आपकी अमाउंट जो है दैट इज गिवन टू यू विच इज 34,974, वो इंक्रीज है। तो इंक्रीज हो तो उसके सामने 100 प्लस करके लिखते हैं, डिक्रीज हो तो 100 माइनस करके लिखते हैं। सिंस ये इंक्रीज है तो 104.4 हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी 3,409.74 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 104.4। क्या निकलती है यहां से x की वैल्यू? 33,500। ठीक है भाई, 33,500। ओके ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये पूरा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट सिर्फ देख लें, बाकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है देखने की। डी पार्ट में देखिए, वो कह रहा है कि आपने वेरिएबल एक्स को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको आइसोलेट कर लें, पहले 5 को वहां पर जाके मल्टीप्लाई करें, वो 5y हो जाएगा इक्वल्स टू 3x² हो गया। 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें, 5y/3 इक्वल्स टू x²। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 5/3y और इसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अगर आप शुरू में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो एक नंबर कट जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज? ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, सी पार्ट जो है वो मैं करवाना चाह रहा था। आई थिंक इस तरह के हम 2 क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम है मीन की। आपको एक ग्रुप का डेटा दिया होता है, दूसरे ग्रुप का डेटा को कंबाइन करने के बाद वो आपको नया मीन देते हैं जिसको आपने यूटिलाइज करके एक मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो वो कह रहा है कि के नंबर्स हैं लोग जिनका मीन जो है वो 56.8 है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट को यूज करके आपने एक इक्वेशन बनानी होती है, दूसरी स्टेटमेंट को यूज करके आपने दूसरी इक्वेशन बनानी होती है, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। यूजली उस साइमल्टेनियस की सोल्यूशन में सिर्फ प्लस और माइनस करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अगर आप पहले यूज करें मीन का फॉर्मूला, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कुछ के नंबर्स हैं जिनका मीन मीन है आपके पास 56.8। उन नंबर्स का टोटल सम कितना है आपको नहीं पता। अब उन नंबर्स का काउंट कितना है वो आपको पता है, सिंस उसने कहा है कि के नंबर्स है। ठीक है, तो जो आपके पहला डेटा सेट है उसका सम बनेगा 56.8 के। ये आपके पास सम बन गया और फर्स्ट फ्यू नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कितने नंबर है टोटल। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 52 एक और नंबर ऐड किया तो आपके पास जो न्यू मीन है वो 56.5 बन गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मीन का फॉर्मूला दोबारा यूज करें
तो मीन कितना है 56.5। सम कितना है आपको नहीं पता, बट ये जरूर कह सकते हो कि जो पुराने नंबर्स का सम था उसके अंदर 52 ऐड कर दें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एग्जिस्टिंग नंबर में आपने एक और नंबर 52 ऐड किया। ठीक है, तो आपके एग्जिस्टिंग नंबर्स का सम कितना है S1, उसके अंदर एक और 52 ऐड किया तो S1 प्लस 52 हो गया। डिनोमिनेटर्स में सारे टोटल काउंट कितना हो जाएगा K+1, क्योंकि पहले आपके पास टोटल नंबर्स K थे, एक और नंबर आपने ऐड किया तो वो K+1 बन गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 56.5 ब्रैकेट K+1, S1 की जगह मैं 56.8 लिख रहा हूं, प्लस 52। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 56.5 के प्लस 56.5, 56.8 के प्लस 52, 52 को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर लें, 56 के को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दें, 56.5 माइनस 52 4.5 हो जाएगा, और दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.3 के हो जाएगा। के की वैल्यू यहां से 15 आ जाएगी, जो क्वेश्चन ने हमें निकालने को कहा हुआ था। और इस दफा भी मैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मीन के साथ उसका यही चल रहा है। पिछले साल उसने जो दिया था क्वेश्चन, उसमें आपके पास 5 नंबर फिल करने के लिए थे। उससे पिछले साल जो क्वेश्चन दिया था वो वर्ड प्रॉब्लम था। उससे पिछले साल जो क्वेश्चन दिया था वो दोबारा नंबर फिल करने वाले थे। और उससे पिछले साल जो क्वेश्चन दिया था वो दोबारा वर्ड प्रॉब्लम थी। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो इस दफा आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आ जानी चाहिए। ठीक है, और ये मीन की सबसे मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम है, पहले हम 2 कर चुके हैं जो इजी वाली थी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ खास नहीं है, बट देख लेते हैं। वो कह रहा है कि आप y की वैल्यू निकाल दें, एंगल ऑफ द पॉलीगॉन ए जो है वो आपको बताया हुआ है कि क्या है। ये 165 है। ठीक है, और इक्विलेटरल एंगल है विच इज 60 डिग्रीज। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 360 में से सब्ट्रैक्ट करके बता दे क्या बनता है। मैं भी कहूँ इतनी तुम्हारी तेज होती मेंटल मैथ्स। अच्छा, अरे 45 वैल्यूज का डिफरेंस। इसमें एक कर्व है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड करनी है। आप लोग अभी तक पूरी जिंदगी से जो है वो मुश्किल वाला मेथड यूज करते आ रहे हैं, विच इज n-2 × 180 ओवर n। मैंने पढ़ाने के बाद भी ये कहा था कि ये फॉर्मूला ना यूज करें, ये बहुत ही लंबा मेथड है 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। आप उसका रिवर्स कर सकते हैं कि आप गिवन इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकाल लें, विच इज 180 माइनस 65 विच इज गोइंग टू बी 15। एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ गया, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज कर लें, विच इज 360 डिवाइडेड बाय n। तो यहां से n की वैल्यू क्या निकलेगी 360 डिवाइडेड बाय 15 विच इज गोइंग टू बी 24 आई गेस। ठीक है, तो वो n-2 वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करें जब आपने सिंगल वैल्यू निकालनी हो एंगल की। और जब आपने एंगल उसने दिया है और साइड निकालनी है, आई थिंक ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो वाला यूज ना करें। n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, वही तो निकालनी है। कर सकते हैं लेकिन वो लंबा बहुत है ना, गलती के चांसेस है। ठीक है, गलती के चांसेस है। अच्छा, बी पार्ट देखें। बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ओ ए सी जो है उसकी वैल्यू 90 माइनस एक्स कैसे बनती है। ठीक है, ये आपने बताना है और आपने अपनी हर स्टेप की जो है वो रीजनिंग लिखते जानी है। सबसे पहला एंगल जो हमें पता लग सकता है वो तो ये है कि आपका एंगल ए ओ सी इज गोइंग टू बी 2x। उसकी रीजनिंग क्या है, एंगल एट द सेंटर। साथ में प्लीज अपनी जो बचपन की तमहीद है वो बांधने की जरूरत नहीं है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल दी, भाई उसको पता है। आप एंगल एट द सेंटर कह दो, मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि आगे आगे वाले स्टेप भी हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आपने एंगल निकालना है ये वाला। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, क्योंकि दोनों एंगल रेडियाई से बन रहे हैं।
ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप क्या करें, 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। उससे पहले आपको ये क्लेम करना पड़ेगा कि ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब इसे रीअरेंज कर लें तो y की वैल्यू निकल आएगी, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। 2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 2 हर एक नंबर से डिवाइड होगा 1/1। जब 180 से डिवाइड होगा तो 90 आ जाएगा, 2x से डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, हेंस आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, ये जो हर एंटिटी से सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना है, प्लीज याद रखें कि ये सिर्फ आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में एक ही दफा होती है, जिसके साथ मर्जी कर लें। ठीक है, सेकंड बात आप लोग खुद कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आप लोग ज़हीन है। ये वाला जो है ग्राफ में ड्रॉ नहीं करूंगा, स्केच जरूर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो है 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 16। 16 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 3.2। ठीक है, तो 3.2 आपके पास पॉइंट आ गया। आप एक रफ सा ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए। आई थिंक ये काफी है ना। अच्छा, मैं तुम्हें रिकॉर्ड करने लग जाऊंगा। सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमने हमेशा क्या कहते हैं, यूजुअली ये वाला क्वेश्चन होता है कि आपने इंडियन ड्रॉ करना है, ग्रेडियंट निकालते हैं। इस दफा वो वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है ग्राफ को यूज करके। काफी बच्चे क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देते हैं, वो गलत है। क्वेश्चन ने कहा है ग्राफ यूज करना है तो आपने ग्राफ ही यूज करना है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसको कंपेयर करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। आपकी अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है 2x/5। जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको आपने कन्वर्ट करना है ओरिजिनल में। 2 पावर x एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो डिनोमिनेटर में 5 है, तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दें। अब आपकी लेफ्ट साइड जो है वो y बन गई, राइट साइड आपकी 1.2 बन गई। y इज इक्वल टू 1.2 किस चीज की इक्वेशन है, क्या तो ग्राफ की। y इज इक्वल टू 1.2 किसकी इक्वेशन है, कौन सी लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो 1.2 पर जाकर आपने जो है लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वो लाइन आपके ग्राफ को जहां पर कट कर रही होगी उसकी एक्स वैल्यू रिकॉर्ड कर लें। वो आपका जो है वो आंसर होगा 2.25 या 2.3 बन रहा है। अगेन मैंने दो रफ सा लगाया हुआ था, आप लोग जब प्रॉपरली करोगे तो आपके आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। सही है। अच्छा, डी पार्ट देखें। डी पार्ट में कह रहा है कि आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है रेगुलर क्वेश्चन से, कि उसने टेबल खुद दे दिया, अदरवाइज टेबल एग्जामिनर नहीं दिया करता, वो आपको कह देता है बस आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 मार्क का वो क्वेश्चन होता है। यहाँ पर उसने उसको डिवाइड कर दिया, पहला 1 मार्क टेबल का, दूसरा मार्क ड्रॉ करने का, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। -1 सब्सटीट्यूट करें एक्स की जगह, तो -2 + 1 माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आई थिंक -0.25। जब आप 2 सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स की जगह तो ये 5 हो जाएगा, 5/4 होता है 1.25। ठीक है, उसके बाद आगे वाले में जाके कह रहा है कि आप अपनी इस लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ कर दें। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। उसने आपको टेबल में 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो आप अपनी मर्जी के बेस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स यूज कर लें, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 2 और 1.25 यूज करें, 2 और 1.25 ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा। और आई थिंक 4 और 2.25 दिया हुआ था उसने। हाँ, 4 और 2.25, 4 और 2.25 ये यूज करें, कोई भी यूज करना है फर्क नहीं पड़ता। इसको आपने ड्रॉ कर देना है स्ट्रेट लाइन से। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो मैंने पिछली वाली लाइन जो है वो डॉटेड लगाई थी, ये वाली लाइन जो है वो मैंने सॉलिड लगाई है। पिछले वाली मेरी वर्किंग का पार्ट था, ये वाला मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आपको नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड पार्ट में, कि आप ये करें कि जहां जहां पर वो क्रॉस कर रहा है आप उसके पॉइंट्स लिख दें। अब इस स्टेटमेंट को एग्जामिनर दो तरीके से रीफ्रेस करता है, एक वो जो उसने यहां पर कर दी कि आप उनका सोल्यूशन निकाल दें,
उन पॉइंट्स का। दूसरी जो रीफ्रेजिंग एग्जामिनर की होती है वो ये है कि आप सॉल्यूशंस निकाले ऑफ द लाइन एंड द कर्व। सॉल्यूशन का मतलब भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, क्रॉसेस द ग्राफ का मतलब भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स ही हैं। ग्राफ की बात हो रही है अभी ग्राफ की बात हो रही है। अच्छा, ग्राफ के अंदर सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। एक आपके पास ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, एक आपके पास ये कोऑर्डिनेट बन रहा है, जो कि 110% गलत है क्योंकि मेरा ग्राफ ही गलत है। तो पहले यूज कर लेते हैं 3.1 यूज कर लेते हैं, दूसरे वाला पॉइंट 0.3 यूज कर लेते हैं, या फिर 0.25 यूज कर लेते हैं। किसी के पास मार्किंग स्कीम है तो चेक कर ले, क्या पता सही आंसर ही आ रहे हो। अच्छा, ये कैसे पता? अच्छा नहीं, उसने रेंज दी होगी, ऐसा नहीं हो सकता एक वैल्यू, मैं नहीं मानता। अच्छा, ये जो फोर्थ पार्ट है इसको हमने पढ़ते वक्त भी कहा था, इस पार्ट को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डेथ, यहाँ पर यूज करनी होती है। इक्वेशन ऑफ डेथ का मतलब क्या है? लाइन इज इक्वल टू कर्व। इस पार्ट में सिर्फ लाइन इज इक्वल टू कर्व करनी है, आंखें बंद करके आप ये कर दें। कर्व कौन सी यूज करनी है? जो ए पार्ट की इक्वेशन गिवन है। लाइन कौन सी यूज करनी है? जो अलोंग द वे क्वेश्चन में दोबारा गिवन थी, जो एग्जामिनर ने दी थी, विच इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर केस 4y इज इक्वल टू 2x+1। दोनों को इक्वल टू कैसे पुट करना है? दोनों को y का सब्जेक्ट बनाए, y का सब्जेक्ट बनाने के बाद दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करें और सिंप्लीफाई कर दें। तो इसको लिख लेते हैं, लाइन इज इक्वल टू कर्व। लाइन की इक्वेशन आपको यहां से देख लें, इसको रीअरेंज कर लें। अगेन इस क्वेश्चन में कोई एग्जामिनर जो है वो ज्यादा ही आपके लिए मेहरबान हुआ है, उसने ये भी बता दिया कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन में वो ये नहीं बताता। ठीक है, पता नहीं। y इज इक्वल टू 2x+1/4, ये आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। कर्व की इक्वेशन 2 पावर x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 5 टाइम्स 2 10, 5 टाइम्स 1 5, 4। अच्छा, प्लीज ये दोनों को मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये अभी आला लेवल ऑफ मैथ्स जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुई हुई। टू के ऊपर पावर लगी हुई है, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। दरमियान में जो मैंने साइन लगाया है, प्लीज अगर आपको नहीं पता तो इसको डेसिमल नहीं कहते, इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन कहते हैं। ठीक है, डॉट को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। आप इसको रीअरेंज कर लें। 0 इज इक्वल टू 4 2 पावर x -10x -5। अब ऊपर वाले जाके देखें, उसने कहा है कि a की वैल्यू आपके 2x के साथ वाली होगी, विच इज 4 इन दिस केस। b की वैल्यू आपके x के साथ वाली होगी, विच इज -10 इन दिस केस। और c की वैल्यू आपकी स्टैंड अलोन वाली होगी, विच इज -5 इन दिस केस। अच्छा वेरी नाइस। ऊपर वाला कौन सा गलत है? अच्छा, पॉइंट्स उसकी क्या पॉइंट्स है? 0 तो ये 4.2 कैसे है? भाई मुझे आपकी आवाज ही नहीं आई, आपने कहा क्या? तो ये 4.2 और पावर एक्स कहाँ से है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बात से 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। आपने खुद ही कहा था कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज 2 की पावर एक्स है। तो मैंने मल्टीप्लाई तो नहीं किया, साथ लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई किया होता तो 4 टाइम्स 2 8 हो जाता। ये पार्ट देख लेना आप, ये देखो, उसने लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर रूल्ड लाइन इंटरसेक्ट। उसने ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या। क्या है? अच्छा आ रहा है मुझे, कहीं जा रहा है, गलत है। मेरा कोई क्वेश्चन? नो सर। मीर मीर अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है। आमना, कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, आगे चलते हैं। ये आप लोग खुद ही करेंगे, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बी पार्ट में मेरा जरूर इंटरेस्ट है, ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि
जो मेथड उन्होंने सीखा था स्कूलों में वो बहुत ही अच्छा मेथड था, वो ही हम यूज करेंगे। जब भी मैं पूछता हूँ कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सबका एक ही आंसर होता है पावर सेम करके। बेटा इसमें तो पावर ही n है, अब जरा सेम करके दिखाओ। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन वाला मेथड सबसे अच्छा है। तो 8.6 टाइम्स 10 पावर n माइनस 1.5 टाइम्स 10 पावर n-1। लोएस्ट पावर को कॉमन ले लें, 10 पावर n को कॉमन ले लेते हैं, 8.6 आ गया यहाँ पर। दूसरी तरफ आ गया 1.5 टाइम्स 10 पावर-1। 10 पावर-1 का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइडेड बाय 10 को जब आप रिजॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -0.15। 8.6 में से 0.15 निकालें तो क्या होता है, 60 में से 15 निकाले 45। तो 8.45 टाइम्स 10 पावर-n आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला पार्ट बहुत इजी है, इसके अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, ये आप लोग कर सकते हैं, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये आप लोग खुद करेंगे, जिसको हम कल देख लेंगे इसका क्या करना है। डिस्कस कर लेते हैं, कर नहीं रहा 6 के ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने रेशो निकालनी है, रेशो हमेशा सेम यूनिट के दरमियान में होती है। तो उसने कहा है कि वॉकिंग, साइकिल और स्विमिंग की रेशो निकाल लें। वॉकिंग आपके पास किलोमीटर में दिया हुआ है, तो पहले आपको उसे मीटर में करना पड़ेगा, उसके बाद रेशो निकलेगी, वरना रेशो नहीं निकलेगी, तो उसको इग्नोर कर दें। बी पार्ट देखें और सी पार्ट देखें। बी पार्ट कह रहे हैं कि उसकी एवरेज स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकंड, शी कंप्लीट्स द वॉक एट 11:05, फाइंड द टाइम शी स्टार्ट्स वॉकिंग। तो टेक्निकली वॉकिंग वॉकिंग अच्छा ओके। तो 6.3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप स्पीड का फॉर्मूला यूज करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड उसकी 1.4 है, डिस्टेंस उसका 6300 है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू 6300 डिवाइडेड बाय 1.45। दोबारा मैं याद करवा रहा हूं, अगर नहीं पता तो एक दफा देख लें कि आपके कैलकुलेटर के अंदर किधर गया कैलकुलेटर भाई, यहाँ पर कैलकुलेटर ही नहीं आ रहा, ये रहा। अच्छा, आपके कैलकुलेटर के अंदर जो है वो एक फीचर होता है, उस फीचर से क्या होता है कि जब आप नंबर को डिवाइड करते हो स्पीड से, तो अगर आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहा हो, तो ये जो स्क्वायर रूट के नीचे डॉट डॉट वाला बटन दबा हुआ है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो आवर्स, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में तो आई थिंक बहुत ही सिंपल सी है कि 4500 आपके पास आ रहा है, बट अभी भी इसको देखते हैं। 4500 जो आपके पास आ रहा है यहाँ से, वो सेकंड्स की वैल्यू है, वो आवर्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेट इतना स्लो क्यों है? आमना मेरी आवाज ब्रेक हो रही है दरमियान में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आपके पास 4500 सेकेंड्स आ गया, बट क्वेश्चन कह रहा है कि आपने चेक करना है कि उसने वॉक स्टार्ट कितने बजे की थी, तो आपको इसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो सेकंड से आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3600 से डिवाइड करके। तो अब हम इसके लिए अपने कैलकुलेटर वाला ट्रिक यूज करेंगे कि 4500 को हम डिवाइड करते हैं 3600 से, तो हमारे पास देखें तो डेसिमल में वैल्यू आ रही है 1.25। तो जब आप अपने कैलकुलेटर वाला बटन दबाएंगे डॉट डॉट वाला, तो आपको ये कन्वर्ट कर देगा आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में। इस बटन की खास बात यह है कि बटन को ये नहीं पता कि आप आवर्स से जा रहे हैं या सेकंड से जा रहे हैं, ये बटन सिर्फ 60 के फैक्टर पे कन्वर्जन कर देता है। अगर आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे होते तो पहले वैल्यू मिनट्स की आती, सिंस आप आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो पहली वैल्यू आवर्स की आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 1 hour and 15 minutes। टाइम इज 1 hour 15 minutes, एक सेकेंड करता तो हूँ। तो ये P2 का है। इसमें से जी जी, इसमें से 1 hour 15 minutes माइनस कर दे, कॉमन सेंस से माइनस कर लें, ज्यादा बेहतर है। 11:05 में 1 घंटा निकालेंगे, 10:05 हो जाएंगे, 5 मिनट और निकालेंगे 10 बज जाएंगे, 10 मिनट और निकालेंगे 9:50 हो जाएगा। आपका आंसर डेसिमल में आ रहा होगा? मेरा आंसर सही है, लेकिन तरीका कुछ और। ठीक है, कुछ नहीं होगा। 60 से डिवाइड करके 75 मिनट्स है,
उसके बाद लेके 7 एक ही बात है। अच्छा, सी पार्ट कह रहे हैं कि सोफिया साइकिल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 मीटर्स। ये 10 मीटर का नाम क्या है? ये 10 मीटर्स को क्या कहते हैं? ये किसकी वैल्यू है? अम्मी है तुम उसकी। इसको एक्यूरेसी वैल्यू कहते हैं। अल्सा एक्यूरेसी वैल्यू है तो एरर वैल्यू क्या होगी? पता नहीं कौन सा नशा करने लग गए सारे। +-5 है। गर्मी है बहुत ज्यादा। ओके। अब मेरे बाल नहीं है, मैं किस तरह बांधू? गर्मी तो मुझे भी लग रही है। इतनी हंसने वाली वैसे बात भी नहीं थी। अच्छा, अपर बाउंड फॉर द एवरेज साइकिल स्पीड। माशाल्लाह। अच्छा, स्पीड का आपने अपर बाउंड निकालना है। तो अगर आपको याद हो तो जो न्यूमिनेटर की वैल्यूज हैं वो सेम ट्रेंड फॉलो करती हैं, जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं वो ऑपोजिट फॉलो करती हैं। तो विच मींस आपको डिस्टेंस का अपर बाउंड यूज करना है विच इज 3005 मीटर्स, और टाइम का लोअर बाउंड यूज करना है विच इज गोइंग टू बी 445। पता नहीं मैंने क्वेश्चन क्यों किया है, 3005 ही है। तो इसको खुद ही करके डेसिमल में कर लीजिएगा, इतना कोई खास रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है। जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता था वो क्वेश्चन फाइनली आ गया है। इसका बी पार्ट देखे। बी में वो कह रहा है कि आपने मीन निकालना है, विच आई एम 110% श्योर आप निकाल लेंगे। फिर भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसका एस्टिमेटेड जरा मीन देखे क्या निकलता है। मीन के लिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना होता है। हमने पहले भी ये बात की हुई थी कि मिड पॉइंट अगर आपने टेबल पे निकालने उसके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन नीचे फॉर्मूला लिख के मिड पॉइंट लास्ट भी नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाएं। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वैल्यू जो है वो यूज ना करें। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। इसका मीन क्या बनता है, इसका सॉरी मिड पॉइंट क्या बनता है? 15। इसका मिड पॉइंट क्या बनता है? 35। इसका 45, 55, 75। ठीक है, तो अब आपके पास सिग्मा एफ एक्स क्या बनेगा? 15 × 22 प्लस, कैलकुलेटर निकाल के जो भी लिख रहे हैं ना वो साथ से जल्दी जल्दी लिखता जाए। 45 × 24 प्लस 55 × 19 प्लस 75 × 14 डिवाइडेड बाय, उसने टोटल वैल्यू इस केस में नहीं बताई हुई। यूजुअली टोटल वैल्यू जो है वो उसने ऊपर बताई होती है, इस दफा उसने नहीं बताई हुई, शायद तो पिछले क्वेश्चन में बताई हो। पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताई, तो बेसिकली आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी। तो 22 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 19 प्लस 14। क्या? 3135.7। तुम कह रहे हो कि उसका मीन 313 है, हाईएस्ट वैल्यू उसमें 90 है तो 42.7. 313। अच्छा, 22 42.789. अच्छा 42.7। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, ये सेकंड पार्ट के लिए बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन सारा किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, वो कह रहा है कि एक एरर जो है ना वो उसने गलती से कर दिया था, और उस एरर की वजह से उसने एक वैल्यू जो ट्यूसडे की सेल की वैल्यू है वो उसने इंक्लूड नहीं की। ठीक है, और उस केस में कस्टमर ने स्पेंडिंग की थी $41 की। सही है, तो ट्रिस्टन कह रहे हैं कि इफ दैट वैल्यू हैड बीन इंक्लूडेड इन द टेबल देन द एस्टिमेटेड मीन वुड हैव बीन हायर। विदाउट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन व्हाई, विदाउट कैलकुलेशन एक्सप्लेन व्हाई इज करेक्ट। अब वो करेक्ट क्यों है? जो उसकी 41 वाली वैल्यू है वो एग्जैक्टली कहां पर आती? इस पर्टिकुलर क्लास में आती। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास का मिड पॉइंट है 45,
और उसकी ये वाली वैल्यू जो है वो 24 की बजाय क्या हो जाती, 25 हो जाती। तो जो 45 नास की वैल्यू आई है आपकी, डॉलर्स की जो वैल्यू आई है, दैट इज हायर देन द मीन जो हमने भी कैलकुलेट किया है। विच मीन वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसके इस एडिशन की वजह से आपकी वैल्यू जो है वो और डिविएट कर जाती टुवर्ड्स 45। ठीक है, तो इस चीज में ये चीज ध्यान रखा करें, ये एक भी बड़ा तरीका होता है लॉजिकल सा चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। आप सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी देखा करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है आंसर उसके करीब करीब होना चाहिए। इस केस में भी देखो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 24 है, विच मीन आपका आंसर जो है वो 24 के पास पास होना चाहिए। तो आपका आंसर 24 वाली क्लास के अंदर ही आया, विच इज 42। तो इस दफा वो क्या कहेंगे हम कि 41 would have been included in 40 to 50 class for which midpoint is 45, hence higher mean for क्यों। ठीक है, ये आपका होगा। ये ऊपर से आपने वैसे भी नीचे कॉपी करना था, तो आप ऊपर से क्लास को एज इट इज कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। उसके बाद आपके पास आ, हम्म, कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखा था, वेरी गुड। ओके 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 ओके।